दीपिका जिस घर में नौकरानी का काम करती थी वहाँ का मालिक रोज शाम को एक नई जवान लड़की से शादी करके आता और उसके साथ रात गुजार कर सुबह उसे तलाक दे देता। यह चीज़ उसे बहुत ही अजीब सी लगती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है। यह राज जानने के लिए उसने एक दिन उस दिन की जो दुल्हन थी उसके खाने में नींद की दवा मिला दी और उसे बेहोश करके दूसरे कमरे में लिटा दिया और खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर अपना चेहरा ढककर बिस्तर पर बैठ गई। उसके बाद उसका मालिक जब कमरे में आया तो आगे जो हुआ उससे दीपिका के ही होश उड़ गए। दीपिका की उम्र 25 साल है। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आती है और गरीब इलाके में ही रहती थी। दीपिका की अम्मा दूसरों के घरों में काम करती थी और अब्बा भी उनके घरों का सामान लाने ले जाने का काम किया करते थे। लेकिन दीपिका ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसका बचपन से सपना था कि वो बड़े होकर टीचर बने या आर्मी में जाए ताकि वो देश की सेवा कर सके। अपने इन ख्वाबों के बारे में जब भी वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर बताती तो वह लोग उसका बहुत मजाक बनाते, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे जब वो बड़ी होती गई तो उसे समझ आने लगा कि ऐसे ख्वाबों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन दीपिका के अम्मा अब्बा की कमाई इतनी ज़्यादा कभी हो ही नहीं पाई कि वो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सके। उसने बचपन से ही अपने अम्मा अब्बा को कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, लेकिन फिर भी अक्सर उसके यहाँ भूखे रहने की नौबत आ जाती थी। तो ऐसे में तो उसके सपनों को कोई भी जगह उसके दिल में बची नहीं थी। इसीलिए उसने अपने अरमानों को दबाकर ही रख लिया था। उसने खुद को अच्छे से समझा लिया था कि वो बहुत ही आम लड़की है और उसे इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। उसके अम्मा अब्बा ने उसे पढ़ाई करने से कभी भी नहीं रोका था, लेकिन जब उसने खुद ही उनके हालातों को देखा तो फिर खुद यह फैसला किया कि अब वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। वो अक्सर अपनी सोच में डूबी रहती कि काश मैं कुछ बड़ा कर पाती। उसके अब्बा ने उसे बहुत मेहनत करके जैसे तैसे इंटर करवाया था। अभी उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे खिंच ही रही थी, लेकिन एक दिन तो उनके ऊपर आसमान ही टूट पड़ा जब दीपिका की अम्मा अपने मालिक के यहाँ पर काम करते करते अचानक से बेहोश हो गईं। जब वो लोग उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि दीपिका की अम्मा को कोई गंभीर बीमारी है। दीपिका की अम्मा की बीमारी ने उसके बचे कुचे ख्वाबों को भी अब ताला लगा दिया था। उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। वो लोग दिन रात इसी सोच से परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या करें उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाए और वो अपनी माँ का इलाज अच्छा करा सके। दीपिका की अम्मा का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा था और अब तो कमाने वाले सिर्फ दीपिका के अब्बा ही थे। वह बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। बहुत भाग दौड़ के बाद भी अब्बा अकेले घर ठीक से नहीं चला पा रहे थे। दीपिका घर के सभी हालातों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी और अब वो घर पर हाथ पैर रख कर बैठ नहीं सकती थी। वो भी अपने अब्बा का हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन जब उसने इस बारे में अपने अब्बा और अम्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटी, यह ज़माना एक जवान लड़की के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन दीपिका ने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं किसी भी तरह की परेशानी का डटकर सामना कर सकती हूँ, क्योंकि दीपिका बचपन से ही बहुत निडर रही थी। जब दीपिका ने अपनी अम्मा और अब्बू को अच्छे से समझाया तो फिर उन्होंने उसे काम करने की इजाज़त दे दी। उसने काम के सिलसिले में घर से बाहर अपना पहला कदम रख दिया था, लेकिन उसे पता था कि उसके अम्मा और अब्बू इस बात से बहुत दुखी हैं कि अब उसे भी लोगों के घरों में काम करना पड़ेगा। वो काम ढूंढने के सिलसिले में सबसे पहले अपनी अम्मा के पुराने मालिक के पास गई, जहां दीपिका को उनकी बीवी मिली। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उन्होंने तो उसकी अम्मा की जगह पर दूसरी नौकरानी रख ली थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन जो उसकी अम्मा की मालकिन थी उन्होंने बताया कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी और को भी जानती हूँ, उसके घर में तुम्हें काम आसानी से मिल सकता है। उनकी बात सुनकर दीपिका की खुशी का तो ठिकाना ही
ही ना रहा। उसकी अम्मी ने हमेशा उसे एक बात सिखाई थी कि जब भी कोई काम करो तो पूरे दिल से करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने काम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। दीपिका ने भी ठान लिया था कि वो अपने काम से कभी जी नहीं चुराएगी। उसके अम्मा अब्बा इतने सालों से यह काम करते के बाद भी न जाने कितनी तरह की परेशानियों को झेल रहे थे, लेकिन फिर भी बिना अपने चेहरे पर शिकन लाए वह अपना काम करते ही जा रहे थे, जिसकी वजह यही थी कि उन्होंने जो भी काम किया वह पूरे दिल से किया। दीपिका अपनी अम्मा की मालकिन के साथ एक महलनुमा घर में गई, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जो घर का मालिक था वह उस वक्त घर पर था ही नहीं, और जो घर की मालकिन थी वह तो अपने घर से ऐसे अनजान थी जैसे उसका इस घर में पहला दिन हो। उसे तो यह सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। महल बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। उसकी अम्मा की मालकिन ने उससे कहा कि वो कल दोबारा फिर से आए। वो वापस लौटकर घर आई तो उसकी जान पर आ गई, क्योंकि वो जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसी उसने देखा कि उसकी अम्मा आधी ज़मीन पर और आधी चारपाई पर थीं। शायद वह उठने की कोशिश में ज़मीन पर गिर गई थीं। अब वह इतना कमज़ोर हो गई थी कि खुद से उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने तुरंत ही जाकर उन्हें उठाया और सीधा करके चारपाई पर लिटाया। दीपिका की अम्मा अक्सर रोया करती थीं कि अब यह बीमारी शायद उन्हें ख़त्म ही कर देगी, लेकिन दीपिका से जुदा नहीं होना चाहती थी। वो अपनी अम्मा को अक्सर हौसला देती, जबकि वो अंदर ही अंदर खुद से हिम्मत हार रही थी और सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। अगले दिन वो अपनी पड़ोसन को कुछ वक्त के लिए अपनी अम्मा के पास बिठाकर आई, ताकि अगर उसकी अम्मा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उन्हें दे सके। दीपिका अपनी अम्मा की मालकिन के घर आई तो मालकिन पहले से ही उसके साथ चलने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। उसके बाद वो फिर से उस महलनुमा घर पर पहुंच गए। उसने वहां देखा कि एक लड़की एक नौकरानी पर बुरी तरह से जुल्म कर रही थी, जिसको रोकना उसे बहुत ज़रूरी लग रहा था। जब उसने उन्हें टोका तो वह उसे घूरती हुई अंदर चली गई। यह सब देखकर उसे अंदर से थोड़ा डर लगने लगा कि वो आखिर ऐसी जगह पर काम कैसे करेगी, लेकिन फिर अपनी अम्मा की हालत को याद करके दीपिका ने अपना दिल मजबूत किया। अब जब वो लोग घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर मालकिन खड़ी हुई थी। वह लड़की जैसे ही मुड़ी तो उन्होंने देखा कि वह कल वाली लड़की नहीं थी, आज तो कोई और ही था। उसके बाद उसकी अम्मा की मालकिन ने कहा कि उन्हें घर के मालिक से मिलना है, तो वह औरत बोली कि आपको उनके पति से क्यों मिलना है। पति शब्द सुनकर उसे बड़ी हैरानगी लगी। उसे लगा कि शायद मालिक की दो बीवियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात तो अब यह थी कि वह वाली बीवी भी मालिक के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए उन्हें फिर से अगले दिन आने का वक्त मिला। उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आज भी मालिक घर पर मौजूद नहीं था। अब तो उसका दिल बैठने लगा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। फिर उसके बाद जब वो घर पहुंची तो उसकी अम्मी की हालत देख उसने खुद को मजबूत किया। अगले दिन वो फिर से उस महलनुमा घर गई और उस दिन उसे वहाँ का मालिक मिल गया। वह दिखने में ठीक ठाक उम्र का था, लेकिन उस अमीर मालिक के बारे में आसपास के लोग बहुत अजीबोगरीब बातें किया करते थे कि वह इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके घर में एक औरत की इज्जत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। यह सारी बातें सुनकर उसे बहुत डर लगने लगा, लेकिन क्योंकि दीपिका को नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और उस वक्त सिर्फ उस महल का मालिक ही था जो उसकी मदद कर सकता था, उस मालिक ने उसकी तरफ बहुत गौर से देखा। उसके इस तरह से देखने के अंदाज से उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन क्या करती, वहाँ नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए उसने अपने मालिक की नज़र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और फिर वह अचानक ज़ोर से हंस पड़ा। उसके बाद उसने उसे नौकरी पर रख लिया। हैरत तो उसे तब हुई जब उसने उसकी तनख्वाह 50,000 से भी ज़्यादा रखी। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। यह बात घर आकर दीपिका ने अपनी अम्मी को बताई। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद वो हर रोज़ मालिक के यहाँ काम करने जाने लगी। वहाँ पर एक बात और भी हैरान करने वाली थी कि इतने दिनों से उसने मालिक की किसी भी बीवी को नहीं देखा था।
जिसे वो पहले मिली थी। फिर उसे लगा हो सकता है वह अपने मायके गई हों। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब उसके घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था और उसकी अम्मा का इलाज भी बहुत अच्छे से हो रहा था। वो हर रोज़ मालिक के घर का काम दिल लगाकर करती। इसके बदले में उसे वहाँ रोज़ अच्छा खाना भी खाने को दिया जाता और महीने में 5 सूट भी पहनने के लिए दिए जाते। वो एक बहुत ही मालदार आदमी के घर की नौकरानी थी। एक बार दीपिका के मालिक ने उसे एक बहुत खूबसूरत सूट दिया। वो अपनी अम्मा को उसे दिखाने के लिए जल्दी से शाम के वक्त घर पर पहुंच गई। दरवाज़ा खोलते ही दीपिका की नज़र सामने अपनी अम्मा पर गई, जो अभी सो रही थीं। उसने अपनी अम्मा को उठाया, लेकिन वह उठी नहीं। दीपिका थोड़ा सा घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो जल्द से भागकर अपनी पड़ोस वाली आंटी को बुला लाई। वो दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल लेकर गए और फ़ोन करके उसने अपने पापा को भी वहीं बुला लिया। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने जो दीपिका को बताया, उसे सुनकर तो ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब दीपिका की अम्मा इस दुनिया में नहीं रहीं। वह दिन उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। एक लड़की के लिए उसकी माँ का साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि अब दीपिका के साथ नहीं रहा था। दीपिका की माँ का साया उसके लिए किसी घनी धूप में छाँव के जैसा था। अम्मा की मौत के बाद उसके अब्बा बिल्कुल अकेले हो गए थे। वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और वो भी अब हर समय खामोश ही रहती थी। उसकी यह खामोशी भी उन्हें खटकती रहती थी। वो जिस इलाके में रहते थे, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं रहते थे। अब उसके अब्बा को उसकी फ़िक्र सताने लगी। वह उसकी सुरक्षा के लिए कोई महफूज जगह ढूंढने लगे। दीपिका ने अब्बा को बहुत समझाया कि आप मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। लेकिन उन्हें उसकी बात से बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई। एक रोज़ उसके अब्बा ने उससे कहा कि वो अपने मालिक के घर पर ही रह लिया करे। उनका घर तो महल जितना बड़ा है और फिर उसके अलावा वहाँ और भी जो नौकर काम करते हैं, वह भी तो वहीं रहते हैं, तो क्यों ना तू भी वहीं रह ले। उसके अब्बा बोले, थोड़े थोड़े दिनों बाद मैं तुमसे वहीं मिलने आ जाया करूँगा। उस घर में रहते हुए दीपिका को भी अम्मा की बहुत याद सताती थी। इसीलिए अब्बा की बात उसे थोड़ा ठीक लगी। इसीलिए अगली सुबह जब वो काम पर गई तो उसे उसके मालिक घर पर ही मिले। उसने उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि अगर आप मुझे अपने घर में रहने के लिए ही कोई जगह दे दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आप चाहें तो मैं किसी स्टोर रूम में भी रह सकती हूँ। उसकी बात सुनकर उसके मालिक कुछ देर सोचने लगे। उसके बाद वह बोले कि यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं, तुम उनमें आराम से रह सकती हो। फिर उन्होंने उसे उनमें से एक क्वार्टर दे दिया। उनकी मेहरबानी पर वो उनकी बहुत शुक्रगुजार थी। वो उसी दिन अपना सारा ज़रूरी सामान अपने घर से ले आई और सर्वेंट क्वार्टर में रहना उसने शुरू कर दिया। अब वो पूरा दिन मालिक के घर पर ही रहती। एक सुबह उसके लिए बहुत ही अजीब थी। उसने देखा एक नई लड़की अब वहाँ मालकिन के रूप में खड़ी थी। लेकिन 2 घंटे के बाद ही वह उस घर से रवाना हो गई और उसके बाद वह फिर कभी नज़र नहीं आई। कुछ दिन तो वो यही सिलसिला इसी तरह से चलते हुए देखती रही कि रोज़ एक नई लड़की मालिक की बीवी के रूप में घर में आती और फिर अगले दिन वह कभी भी दिखाई नहीं देती। जब उसने इस बारे में कुछ पुराने नौकरों से बात की तो वह बताने लगे कि मालिक हर रोज़ एक नई लड़की से शादी करता है और एक रात बिताकर अगले दिन उस लड़की को सुबह तलाक दे देता है। एक दिन तो गजब ही हो गया। मालिक की एक बीवी उस घर में आई और एक रात पहले जो औरत मालिक की बीवी बनकर आई थी, उससे पहले वाली बीवी बुरी तरह से झगड़ने लगी। उसने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया। सब नौकर एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। उनकी पहली वाली बीवी बोली, यह औरत एक रात की दुल्हन बनकर कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। जो मालिक की दूसरी बीवी थी, यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह इधर उधर हैरानगी से देखने लगी। फिर अचानक से मालिक ने ना जाने उस औरत को इशारों में ऐसा क्या कहा कि वह जल्दी से वहाँ से चुपचाप घर से निकल कर चली गई और उसके जाने के बाद मालिक की वह दूसरी बीवी भी वहाँ से चली गई। लेकिन फिर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ।
अब तो वो यह देखती कि हर रोज़ रात के वक्त एक नई लड़की मालिक के साथ आती और रोज़ सुबह सवेरे होते ही वह घर से चली जाती। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब माजरा क्या है, इसके पीछे क्या राज है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे यह राज अब हर हाल में जानना ही था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मालिक कोई बहुत गलत काम कर रहा है और इन लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। इसीलिए एक दिन जब मालिक अपनी एक नई बीवी लेकर आया तो दीपिका ने चुपके से उसके खाने में नींद की दवा मिला दी। वह खाना खाकर वह दुल्हन बेहोश हो गई। मालिक के घर लौटने में अभी समय था, इसीलिए उसने जल्दी से उस दुल्हन को जैसे तैसे दूसरे नौकर की मदद से एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया और फिर खुद उस दुल्हन के कपड़े पहनकर वो उसकी जगह बिस्तर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मालिक आ गए और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब तो दीपिका के शरीर में हलचल सी होने लगी थी कि अब आखिर यह उसके साथ क्या करेंगे। थोड़ी देर गुजरने के बाद भी उन्होंने उससे घूंघट उठाने के लिए नहीं बोला। उसने सोचा कि शायद अभी वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद तो वह उसका घूंघट उठाएंगे ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अचानक से वह उसके पास आकर बैठ गए और उसके आगे उन्होंने कुछ पैसे निकाल कर रख दिए और फिर उसके सर पर हाथ रखा। उसे तो अब यह सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है और उन्होंने उसे यह पैसे किस लिए दिए हैं। उसके बाद उसे सबसे ज़्यादा हैरत तो तब हुई जब मालिक ने उसके आगे की बात बताना शुरू किया। वह उससे बोले, आज के बाद तुम पर कोई भी बुरी नज़र नहीं रखेगा और ना ही कोई तुमसे कुछ कहेगा और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इस घर में तुम पूरी तरह से महफूज हो। कल सुबह होते ही मैं तलाक का बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। तुम अपनी सही सलामत जगह पर पहुँच जाओगी। यह शादी तो बस एक नाटक है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम जैसी ही कितनी लड़कियां एनजीओ में आराम से रह रही हैं और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए वह तरह तरह के हुनर सीख रही हैं, तुम्हारी तरह ही उनके साथ भी कई तरह के जुल्म किए गए हैं। कोई बेचारी ससुराल से निकाली गई हैं तो किसी को उसके शौहर ने मार मार कर अधमरा कर दिया था और किसी ने तो उन्हें पागल करने की कोशिश की। और जब भी ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाया गया तो उन्होंने तलाक दे दिया। और फिर तलाक के नाम से जो लड़कियां बेचारी बिना सहारे के होती, वह उनके आगे रहम के लिए रोती गिड़गिड़ाती, जिस चीज़ का वह फ़ायदा उठाते और उनसे दोबारा शादी करने के लिए तब राजी होते जब वह पहले किसी और के साथ निकाह करके तलाक लें। इसके बदले में वह लोग भी अपना फ़ायदा उठा रहे होते हैं जो एक रात की शादी करने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बदले में वह उस लड़की की इज्जत तो खराब करते ही हैं, दूसरा ढेर सारे पैसे भी लेते हैं। वह एक रात बिताने के बाद उन लड़कियों के शौहर उन्हें ज़िंदगी भर ताने देते हैं और अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। मैंने जब लड़कियों के साथ होने वाली इन जातियों को देखा तो लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसीलिए मुझे फिर यह रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि कभी कभी हमें सही काम करने के लिए टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं। इस तरह से मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों से निकाह करके उन्हें अपने पास एक रात के लिए सही सलामत रखता हूँ और फिर अपने एनजीओ में खुफिया तरीके से भेज देता हूँ, ताकि तुम सब अपने पैरों पर खड़ी हो सको और कभी भी किसी की मोहताज ना रहो। मैंने अपने इस काम को खुफिया इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी भी किसी लड़की को कोई नुकसान पहुंचा सके और ना ही कोई इंसान के भेष में छुपा जानवर उन्हें अपना शिकार बना सके। अपने मालिक की नेक सोच की बात सुनकर तो अब दीपिका को खुद पर बहुत शर्म आने लगी थी। उसे तो जरा सी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने गलत तरीके से किए जाने वाले काम के पीछे इतनी अच्छी नीयत होगी। वो खुद पर इतनी शर्मिंदा थी कि फूट फूट कर रोने लगी। उसके मालिक उसे बार बार चुप कराने लगे, वह उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी बात सुनकर तो उसके अंदर भी जज्बा जिंदा हो गया था। वो यही सोचने लगी, क्या सिर्फ टीचर और फौजी बनकर ही इस देश की सेवा नहीं की जा सकती है, बल्कि इस तरह का काम करके भी तो उसके मालिक एक तरह से देश की सेवा ही कर रहे हैं। हम आम से लोग
बस यही सोचते हैं कि इस देश को सिर्फ डॉक्टर और फौजियों और टीचर की ज़रूरत है और वही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारी यह सोच बदलनी होगी। हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों की मदद करके भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और उतनी ही अहमियत रखते हैं जितना कि एक फौजी रखता है। कुछ बड़ा करने की चाहत में हम छोटी छोटी चीज़ों को करना भूल जाते हैं। जब उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था तो उसके मालिक ने उसका घूंघट उठा दिया और दुल्हन की जगह उसे पाकर तो उसके मालिक को 4000 वोल्ट का झटका सा लगा। वह उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे और बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसने उनसे कहा कि आप रोज़ नई शादी क्यों करते थे। यह जानने के लिए उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ा, लेकिन आपकी नेक सोच को जानकर अब मुझे खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मालिक ने उससे तुरंत ही फिक्रमंद होते हुए उस लड़की के बारे में पूछा जिसको वह आज अपनी दुल्हन बनाकर लाए थे। उसने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वह पूरी तरह से सही सलामत दूसरे कमरे में है। उसने मालिक को बता दिया कि उसने उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी, लेकिन सुबह तक उसे होश आ जाएगा। उसके मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और वो चुपचाप खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती रही, क्योंकि उस वक्त वो पूरी तरह से गलत थी। दीपिका ने हाथ जोड़ते हुए अपने मालिक से दिल से माफ़ी मांगी। उसने उनसे कहा कि इस सब के पीछे उसकी कोई गलत भावना नहीं थी, बल्कि उसे ऐसा लगा कि आप लड़कियों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए उसने यह खतरनाक कदम उठाया ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो इन लड़कियों की ज़िंदगी बचा सके। उसकी बात सुनकर मालिक ने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे उस कमरे से बाहर जाने को कह दिया। वो चुपचाप वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, क्योंकि उसने अपने मालिक को पहले इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। अब उसे अपनी नौकरी को खोने का डर लगने लगा। सुबह होते ही मालिक उस लड़की को एनजीओ में छोड़ आए और फिर रात को जब वह घर वापस लौट कर आए तो उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया। जब वो उनके कमरे में पहुंची तो उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद कर लिया। यह सब देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। वो सोचने लगी कि आखिर यह क्या करने वाले हैं। तभी वह उसके साथ थोड़ा सा करीब आए और उसे यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करने लगे। वो उनसे चिल्लाकर बोली कि आप यह सब क्या कर रहे हैं। अभी तक तो मैं आपको अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन आप तो अचानक ही वह उसके ऊपर झपटे, लेकिन वो भी फुर्ती से उन पर हावी हुई और उन्हें पटक कर नीचे गिरा दिया। उसके ऐसा करते ही मालिक जोर जोर से हंसने लगे। अब तो उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह यह सब क्यों और किस लिए कर रहे हैं। उसके चेहरे की रंगत उनकी हंसी देखकर उड़ गई। फिर वह खड़े हुए और उसकी पीठ को ठोकते हुए उसे शाबाशी देने लगे। वह दीपिका से बोले, मुझे अब यकीन है कि तुम एक बहादुर लड़की हो और हमें भी तुम्हारे ही जैसी एक बहादुर लड़की की ज़रूरत थी। वो अपनी आंखें फाड़े मालिक की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर वह उससे बोले, क्या तुम मेरे एनजीओ के लिए काम करोगी? क्या तुम हमारी टीम में शामिल होगी? इस देश की सेवा करोगी? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ के चाह वो बचपन से कर रही थी वह उसे इस तरह से मिल जाएगी। उन्होंने उससे कहा, दरअसल हमारी एनजीओ के आसपास कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अपराध से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उस जगह पर कोई भी महिला पढ़ाना ही नहीं चाहती। सिर्फ पुरुष अध्यापक ही उन जगहों पर पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि महिलाएं जितनी अच्छी तरीके से बच्चों को हैंडल कर सकती हैं उतना अच्छे से पुरुष नहीं कर सकते। और इतना तो तुम पढ़ी लिखी हो ही कि कम से कम छोटे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि अगर तुम उस इलाके में बच्चों को पढ़ाने जाओ और अगर कोई तुम पर हमला कर दे या तुम्हारे साथ कोई गलत बात कर दे तो क्या तुम उस सब से निपटने के लिए तैयार हो? उनकी बात सुनकर उसने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी अगर आप मुझे भी इस काम में शामिल करते हैं। वो उस वक्त यही सोच रही थी कि कब इंसान की तकदीर बदल जाए यह खुद उसे पता नहीं चलता। आज वो एक बड़े पैमाने पर उस एनजीओ को चला रही है। उसके मालिक ने अपने इस नेक काम के बारे में अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताकर रखा हुआ था, जिसकी वजह
वजह से वह अक्सर मालिक से नाराज़ ही रहती हैं। उसने उन्हें समझाया कि आप एक अच्छे काम के चक्कर में अपना परिवार क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वह उससे बोले कि अगर मैंने अपनी पत्नी को यह सब बताया तो हो सकता है वह मुझे इन सब कामों के लिए सपोर्ट ना करे। दीपिका ने उससे कहा कि यह आपकी गलत सोच है। एक पत्नी अपने पति को हर नेक काम के लिए दिल से सहयोग करती है। आप भी उन्हें एक बार अपनी इस नेक दिली के बारे में बताकर तो देखें। उसकी राय पर मालिक ने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया और जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्हें तो अपने पति पर बहुत नहीं नाज है और वह दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एनजीओ के लिए काम करते हुए उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। वह भी उसकी तरह भरपूर जज्बे के साथ बड़े स्तर पर कई लोगों की मदद कर रहा था। इस सब के दौरान वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। दीपिका बहुत खुश नसीब है क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और उसके जज्बातों की भी इज्जत करता है। उसे तो आज भी यकीन नहीं होता कि कभी कभी हमारी कुछ ख्वाहिशें इस तरह से पूरी हो जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो किस्मत भी कई बार आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, देश के लिए आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी बड़े पद पर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप एक आम इंसान के तौर पर अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, देश के विकास के लिए काम करते हैं। ये भी देश सेवा का ही हिस्सा है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।